हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स के बारे में और देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्यों, कैसे है। प्लांट्स में, एनिमल्स में, कोई भी हो, सबसे बेसिक तरीका जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो है थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन ही वो तरीका है जैसे हर ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है। अब प्लांट्स में तो मैंने कहा था स्टोमाटा से होता है, फिर अभी कह रही हूँ डिफ्यूजन से होता है। ऐसे कैसे? तो देखो, प्लांट्स में क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो स्टोमाटा के थ्रू हो गया, बट वो तो ओवरऑल हुआ है ना, हर एक सेल तक तो नहीं पहुँचा है। तो हर एक सेल तक वहाँ से जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वहाँ से हर एक सेल तक पहुँचने के लिए यही काम आता है डिफ्यूजन। अंदर अंदर पूरा फैल जाता है। ठीक है, सो ये डिफ्यूजन होता है, यही आपका प्लांट्स में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी हो रहा है, और बेसिकली इसी के वजह से पूरा का पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पा रहा है। अब ये चीज़ चलो ठीक है, प्लांट्स को तो हमको समझ में आया, एनिमल्स में कैसे हो रहा है। तो बेसिकली आप देखो, पहले एनिमल्स में दो तरह के एनिमल्स होते हैं, दो तरह का हैबिटेट होता है। पहला वाटर हैबिटेट और दूसरा जो होता है वो लैंड वाला, इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स बेसिकली दो तरह से हैं, दो तरह के हैं। एक है वाटर इनहैबिटिंग या फिर आप कह लो एक्वेटिक, और दूसरे हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, दो तरह के एनिमल्स हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। पानी में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेंगे? ऑक्सीजन तो पानी में है नहीं। अब H2O होगा, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कुछ अमाउंट में घुलता है पानी में। वो प्रेशर का कहानी है, प्रेशर और टेम्परेचर का एक कहते हैं उसको पार्शियल प्रेशर, उसका सीन है जो भी है। तो कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, उसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल गैसेस। ठीक है, तो जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसी वाटर सॉल्युबल गैसेस पे डिपेंडेंट हैं, वाटर सॉल्युबल गैसेस। और इस केस में हम कहेंगे वाटर सॉल्युबल ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो भी मैकेनिज्म होगा बेसिकली इसी वाटर सॉल्युबल ऑक्सीजन पे होगा। ठीक है, जो भी वो करेंगे इसी वाटर सॉल्युबल ऑक्सीजन को पाने के लिए करेंगे। तो बेसिकली वो करते क्या हैं? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होता है गिल्स। ठीक है, जैसे ये कंसीडर करो कि ये एक मछली है, ठीक है, और आगे इसका बॉडी पार्ट ऐसे जा रहा है, हम लोग को बस इतना सा मतलब है, ये इसका आँख है। ठीक है, ये एक मछली है जो कि पानी में रह रही है। अब इसका गिल्स होता है यहाँ पर। ठीक है, मछली का यहाँ पर गिल्स है। क्या होता है, मछली मुंह खोलती है, मुंह से इसका पानी जाता है, पानी जो होता है ये पहुँचता है गिल्स तक। ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म सेट होता है कि गिल्स तक पानी पहुँचेगा ही। अब यहाँ पर गिल्स में यहाँ पर पानी पहुँचा तो पानी गिल्स क्या करता है, गिल्स जो होता है, एक्चुअली गिल्स ही क्यों, जितना भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जितना भी आपके ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, सब में ये चीज़ ज़रूर होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कैपिलरीज से भरे पड़े होते हैं। कैपिलरीज क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन करवाना है। ठीक है, तो हर किसी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगा और कैपिलरीज के थ्रू होगा, सो दैट डिफ्यूजन हो पाए, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुँच पाए। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये गिल्स भी है, गिल्स के पास भी ढेर सारा कैपिलरीज होता है। अब यहाँ पर पानी आया और यही वाटर सॉल्युबल जो ऑक्सीजन है इसको फटाफट ले लिया सारा, जो भी सेल्स ले सकता था, और फिर पानी वापस मछली छोड़ दी। अब पानी तो ढेर सारा है, उसमें गैसेस तो बहुत कम ही डिजॉल्व है, तो इतना ऑक्सीजन में क्या मछली का चल जाएगा काम? नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करेगी मछली? बहुत तेज़ी से रेस्पिरेशन करती है। मतलब जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ज़्यादा फास्ट रेस्पिरेशन करना होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि उनके पास वाटर सॉल्युबल गैसेस ऑलरेडी कम है और उसमें भी वो किल्लत से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच पाए कम से कम टाइम में। ठीक है, अब ऑक्सीजन का तो बात हो गया कि ऑक्सीजन चलो ठीक है ये ले लिया। CO2 का भी वही सीन है, जब ऑक्सीजन इधर जा रहा होगा ब्लड सेल्स में, तो ब्लड सेल से CO2 वापस जा रहा होगा इसी गिल्स के मतलब पानी में, अब पानी में डिजॉल्व होकर के फिर वो वापस चला जा रहा है। तो इस तरह से एक्सचेंज होता रहता है किसमें, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे इसमें गिल्स होता है, इसमें बहुत तरह के ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सब में जो एक बेसिक क्वालिटी जो होगा ही, आपको पहले बताएं कि पहला क्राइटेरिया जो होगा कि वो ब्लड कैपिलरी से भरा पड़ा होगा। ठीक है, और उसका जो भी ऑर्गन होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत थिन होगा। ठीक है, तो ये थिन सरफेस होगा। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सबसे पहला जो सबसे बेसिक चीज़ होगा वो तो ये ज़रूर होगा कि ब्लड कैपिलरीज होगा और उसका थिन सरफेस होगा। प्लस दूसरा चीज़ जो होगा कि सरफेस एरिया बहुत बढ़ेगा। सरफेस एरिया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग का जो भी ऑर्गन है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। मतलब अगर हम लोग का एक एक पोर्शन को आप दूर दूर करके रखो ना तो बहुत दूर बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। बट हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट है तो क्या होगा, सरफेस एरिया तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, डिफ्यूजन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। और हर चीज़ तो डिफ्यूजन पे ही डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होगा और डिफ्यूजन के थ्रू होगा। जो आपका न्यूट्रिशन होता है वहाँ पर भी डिफ्यूजन काम आ रहा है। मतलब बेसिकली सारा सेल्यूलर लेवल पर जो भी काम हो रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रहा है। तो डिफ्यूजन प्रॉपरली हो पाए इसलिए सरफेस एरिया बढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो दो चीज़ हो रहा है, तो कि एक सरफेस एरिया बढ़ना है, दूसरा चीज़ की कैपिलरीज और थिन सरफेस रहना है। अब जब ब्लड कैपिलरीज और थिन सरफेस रहेगा तो ये तो डेलिकेट हो गया, कोमल सा, भारी भरकम, मतलब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस बहुत सॉफ्ट है। अब ऐसे चीज़ को तो बचा करके रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और इसको प्रोटेक्शन देने के चक्कर में बॉडी के अंदर रखना होता है। मतलब आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बाहर लेकर के घूम नहीं सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना डेलिकेट है कि बाहर का ज़रा सा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देगा। इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स में जो भी होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। अब जब बॉडी के अंदर है तो कोई ना कोई ऐसा तरीका तो होगा ना जिससे उस ऑर्गन तक पहुंच सके, उस पाथवे तक पहुंच सके जहाँ से डिफ्यूजन हो सके। तो उस रास्ता वो मतलब तीसरा चीज़ यहाँ से आता है कि सिंस सरफेस एरिया ज़्यादा होना है, उसको डेलीगेट भी होना है, उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए पाथवे भी होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन्स होंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स होंगे, उस तक पहुँचने के, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुँचने के लिए आपको एक पाथवे भी ज़रूर होगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ होता है, एक हाई सरफेस एरिया होता है, एक पाथवे ज़रूर होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसमें ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई बहुत सही होता है, और जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उसका सरफेस बहुत थिन होगा सो दैट प्रॉपर डिफ्यूजन हो सके। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किनका, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का। और उनमें एक स्पेशलाइज्ड लंग्स भी होता है, बोलने का ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपका लेट्स से कॉकरोच में क्या होता है, स्पाइरेकल्स होते हैं। मतलब एक बॉडी जो उसका आउटर कवरिंग है ना, जो मोटा सा है, उसके अंदर एक मतलब उसका मेन बॉडी के अंदर एक छोटा छोटा डीप सीटेड एक होल्स होता है। ठीक है, छुपा सा रास्ता है पर पाथवे है। तो उस पाथवे से होकर के वो मतलब उसके आसपास ब्लड दौड़ रहा होता है और वहाँ से डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली आपका एक पाथवे है, एक सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसके अंदर भी ट्यूब्स वगैरह होते हैं, ब्लड कैपिलरीज और मतलब ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होता है, और वही स्पाइरेकल्स का सरफेस बहुत थिन होता है सो दैट प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो ये तो हो रहा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पे, और उसका होल्स इतना काफ़ी है कि हाँ उसके पूरे बॉडी का हो जाता है। हमारा कैसे होगा, हमारा तो इतना बड़ा बॉडी है और पूरा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग भी है। तो हमारे लिए कैसा होता है ब्रीदिंग ऑर्गन, उसको देखते हैं।
ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमंस कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो ह्यूमंस में जो होता है, हमारे अंदर जो होता है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब जस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अंदर है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसा होता है? स्टार्ट होता है हमारा नेजल पैसेज से, ठीक है। नेजल पैसेज ये है, ठीक है। ये आपका नाक है, नाक के अंदर जो छेद के अंदर जो स्पेस है दैट इज़ आवर नेजल पैसेज, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स भी होते हैं और एक लाइनिंग होता है म्यूकस का। हेयर्स इसलिए होते हैं ताकि जब हम सांस लें या फिर सांस छोड़ें तो उसको प्रॉपर डायरेक्ट कर सके कि इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास होते हैं फाइन हेयर्स जो कि हमारे नेजल पैसेज में होते हैं। और म्यूकस इसलिए होता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दोनों ही केस में फ्रिक्शन काफ़ी जनरेट होता है। अब ये फ्रिक्शन का होगा तो आपका नाक जलेगा जब भी आप सांस लोगे। ऐसे आप कितने दिन तक सांस लोगे? तो इसलिए इसको बचाने के लिए इस चीज़ से म्यूकस का एक लाइनिंग होता है ताकि वो बचा सके, ठीक है। तो ये नेजल पैसेज, माउथ का हम यहाँ पे नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेजल पैसेज और माउथ दोनों जाकर के एक जगह पर मिलता है। तो इसीलिए जब आप भागते हो और आपका नाक से सांस लेना कम पड़ जाता है आपको, तो आप क्या करते हो? आप मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हो, क्योंकि दोनों का पैसेज सेम है, दोनों जाकर के मिड पाइप में जा सकता है। इसीलिए नाक और मुंह दोनों ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। सो नेजल पैसेज और माउथ दोनों जहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों पैसेज जहाँ पर मिल रहा है उसको हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में भी हमने बात किया था फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से आ गया ये फूड पाइप, यहाँ इस तरफ अगर चला गया तो ये फूड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फूड पाइप डिस्कस करना नहीं है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करनी नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो फूड पाइप यहाँ पे क्यों मेंशन है, बात करते हैं इस पर। तो जब हवा आया और विंड पाइप की तरफ बढ़ा तो क्या होगा कि यहाँ पर लैरिंग्स में इंटर करेगा पहले, ठीक है। लैरिंग्स जो है ये आपका वोकल कॉर्ड जो है ये आपका यहीं पे सिचुएट होता है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका लैरिंग्स है। लैरिंग्स को क्रॉस करने के बाद ये आता है ट्रैकिया में। अब ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स का गेट है एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, यहाँ इसी के लिए हमने लिखा है फूड पाइप का मेंशन। अब सिंस इन दोनों का देखो आप, नाक और मुंह दोनों का ही एक ही एंट्रेंस है, एक ही पैसेज है, तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि खाना मतलब जो हमने सांस लिया वो हमारे फूड पाइप में चले जाए, पॉसिबल है। बट तो ऐसा होने से कोई ख़ास प्रॉब्लम है नहीं हमें। लेकिन अगर यही बक्कल का वीडियो, यानी कि माउथ का जो खाना जो है, ठीक है, माउथ तो हम लोग खाते हैं ना, तो जो खाना है ये अगर विंड पाइप में घुसने लग गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एंड है इसका, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एंड है वो तो बहुत डेलिकेट सा पार्ट है। अब वहाँ पर खाना का बिट्स एंड पीसेस जाकर के जमा हो जाएगा तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा, आप डिफ्यूजन हो नहीं पाएगा। तो इस कारण से उसको बहुत ही संभाल करके रखना है, इसीलिए उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए एक ब्लॉकर लगाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर? जहाँ पर विंड पैसेज शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फूड पैसेज तो यहाँ से अलग हो जा रहा है, तो इसीलिए विंड पैसेज से फूड पैसेज को बचाने के लिए यहाँ पर एक फ्लैप होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। जब भी हम खाना स्वेलो करना जाएंगे तो ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, इस विंड पैसेज को बंद कर देगा ताकि खाना इधर ना जाए और सारा का सारा फूड पाइप के अंदर ही जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते वक्त बात कर रहे हो तो ये एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है, ठीक है, पूरी तरह से बंद नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, खाना इधर जाने लगता है। अब इस केस में कैसे करेंगे, तो फिर तो एल्वेलाई में जाकर जमा हो जाएगा ना, प्रॉब्लम तो हो जाएगा अगर एपिग्लॉटिस आपका खुला रह गया। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते वक्त बात नहीं करते, क्योंकि चांसेस होता है कि एपिग्लॉटिस खुला रह जाएगा और आपका विंड पाइप में खाना चला जाएगा, इसलिए मना किया जाता है खाना खाते वक्त बात करने से। बट आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप खाना खाते खाते बात कर रहे हो और आप सरक गए मतलब खांसना शुरू कर दिए, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये आपका रिस्पॉन्स है बॉडी का कि आपका जो खाना है वो गलत जगह पे जा रहा है। तो बॉडी क्या करता है, उसको वापस भेजने का कोशिश करता है, इसलिए आप खांसते हो, ज़ोर से खांसते हो, ताकि ये जो लंग्स जो है ये आपका हवा भेजे और इस तरह से एक्सपेल करे कि आपका खाना वापस यहाँ पहुँच जाए, ठीक है।
ताकि आप इसको प्रॉपरली स्वैलो कर सको। ठीक है, तो इसीलिए एपिग्लॉटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड पाइप को विंड पाइप से अलग रखने के लिए। अब हम इतना देर से जो विंड पाइप कर रहे हैं, वो विंड पाइप है क्या? तो विंड पाइप ये है, इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया को ही कहते हैं हम प्यार से विंड पाइप। ठीक है, ये जो ट्रैकिया होता है इसमें एक खासियत होता है कि इसके पेरीफेरी पे ऐसे रिंग्स लगे होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स लगे होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम क्या है? अगर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होता तो जब आप सांस ले लिए होते, सारा सांस खत्म हो गया होता, इधर से पिचक जाता ना, तो और फिर जब आप सांस लेते तो इसको फुलाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता अलग से। तो ये चीज़ ना हो, आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना पड़े, इसीलिए ऐसा सेटिंग है इसका कि इसमें कार्टिलेजिनस रिंग है, ताकि जब आप सांस मतलब वो आपका जो विंड पाइप खाली भी रहे तो भी ये पिचके नहीं, कोलैप्स ना करे, इसीलिए इसमें होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, तो आपका आपने यहाँ से सांस लिया, ये आकर के यहाँ तक पहुँचा, अब यहाँ पर ये बट जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कन्वीनियंस के लिए क्या किया है कि 2 लंग्स तो मैंने बनाया है, लेकिन एक लंग्स में मैंने दिखाया है कि अंदर का पार्ट क्या होता है, और दूसरे वाले लंग्स में मैंने ये दिखाया है कि बाहर से कैसा दिखता है। तो लंग्स जो होता है वो ये आपका प्रोटेक्टेड रहता है किसमें? रिब केज के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो है ये रिब्स हैं जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम ये आपका इस साइड भी है, बट हम ड्रॉ नहीं किए हैं सो दैट इसमें प्रॉपरली आपको दिखे कि अंदर में क्या होता है। ठीक है, दूसरा चीज़, ये आपका राइट साइड का है, ये आपका लेफ्ट साइड का है पार्ट। ठीक है, देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब राइट साइड वाला लंग्स हमेशा बड़ा होता है लेफ्ट वाले से। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे देखो आपका स्पेस जैसा दिख रहा होगा, इस वाले पोर्शन में होता है आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट होता है आपका लंग से जस्ट सटा हुआ इस वाले पोर्शन में। ठीक है, इसीलिए सिंस यहाँ पर हार्ट का पोजीशन है तो आपका लंग्स का थोड़ा सा पार्ट उसको स्पेस दे देता है, तो इसलिए लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू राइट वाला लंग्स। राइट वाला लंग्स थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब ट्रैकिया से आया, ट्रैकिया तक आया हवा, 2 पार्ट में बट गया। इन दोनों जहाँ से दो लंग्स में जा रहा है, अलग अलग जो पैसेज हो जा रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई 2 है इसलिए इसको ब्रोंकाई कह रहे हैं। अब ब्रोंकी जो है, ये ब्रोंकी आपका टूट रहा है छोटे छोटे पैसेजेस में। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ब्रांचेस होता है, बट इतना सारा ब्रांचेस बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ड्राइंग। इसीलिए हमने कुछ ही ब्रांचेस बनाए जस्ट टू शो कि हाँ कैसा ऐसा होता है। तो जैसे आप देख रहे हो पेड़ का टहनी होता है, उसमें कितने छोटे छोटे वो बढ़ता हुआ चला जाता है, और जो सबसे ऊपर वाला जिसमें सिंगल लीफ होता है वो कितना पतला सा स्टिक होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा ब्रोंक्यूल्स भी है। ठीक है, एक आप समझ लो पेड़ का डाल है, मोटा सा पेड़, जैसे मोटा सा पेड़ है उसके डाल निकले, और डाल निकलते निकलते एकदम छोटा माइन्यूट सा पत्ता तक चला गया, और जो लास्ट में जहाँ पर पत्ता है, सिर्फ एक पत्ता है पेड़ में, यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, डिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर एंड में एक होता है बलून टाइप से, मतलब आप देखो ये ब्रोंकियोल्स का एंड है, यहाँ से बहुत सारा इस तरह से एंड निकल जाता है, और हर एक पे होता है इस तरह से एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई खुद में ही एक प्लूरल वर्ड है, क्योंकि सिंस ढेर सारा एल्वियोलस है इसीलिए इसको मिला करके हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका वही डेलिकेट पोर्शन है जिसका हमने बात किया था। ठीक है, यही वो सरफेस है जहाँ पर आपका ब्लड कैपिलरी जाता है, और यहीं से आपका डिफ्यूजन पूरा होता है। ठीक है, सो एल्वियोलाई ही लास्ट पॉइंट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और यहीं पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। CO2 आपका ब्लड से आता है इसमें एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाता है ब्लड कैपिलरीज में, और CO2 बाहर आता है। ठीक है, कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब
इतना पूरा इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक और चीज़ होता है जिसको जो एक मसल का बना होता है। ये वाला जो लास्ट में आप जो इस तरह से बैंड सा देख रहे हो, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपका थोरैक्स वाला पार्ट, थोरैक्स मतलब क्या होता है, ये जो आपका जो चेस्ट, मतलब ये चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर वाला पार्ट, मतलब ये आपका ये वाला जो आपका है यहाँ पर आपका डायफ्राम होता है ऑलमोस्ट, और इसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला आपका थोरैक्स चेस्ट वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं थोरैक्स पार्ट। इन बायोलॉजी टर्म्स हम लोग कहते हैं थोरैसिक पार्ट, ठीक है, थोरैक्स, थोरैसिक। और उसके नीचे वाला को पार्ट को हम लोग कहते हैं, पेट वाला पार्ट को एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल, ठीक है, थोरैसिक, एब्डोमिनल, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है ये डायफ्राम, ठीक है। और इसका ब्रीदिंग रेगुलेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखो, जब आप सांस लेने के लिए आप सांस लेना स्टार्ट करो एक कॉन्शियस तरीके से, ठीक है, आपने एक्सेल किया अभी। जब आप इनहेल करते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने एब्डोमेन को दबाते हो, ठीक है, एब्डोमेन को दबाते हो, यानी कि डायफ्राम को आप नीचे खींच रहे हो। डायफ्राम जैसे नीचे खींचा, यहाँ पर स्पेस बड़ा हो गया, अब लंग्स फूलेगा, फूलने से क्या होगा, हवा अंदर खिंचाएगा, अंदर खिंचाएगा, हवा पूरा लंग्स में भर गया, ठीक है, लंग्स में भर गया, हमने इनहेल किया, लंग्स में हवा भर गया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा फटाफट से डिफ्यूजन, फटाफट से डिफ्यूजन होगा होगा होगा। और अब ठीक है, अब डिफ्यूजन का काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो क्या कर देगा, डायफ्राम रिलीज़ कर देगा अपना जो हमने ये जो खींचा था डायफ्राम को हम रिलीज़ कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स करने से डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अब ये लंग्स लगेगा दबने लगेगा, तो क्या करेगा, हवा बाहर की तरफ छोड़ देगा, ठीक है। तो वैसे ही इस तरह से रास्ता ट्रेस करते हुए हवा बाहर निकल जाएगा। बट हवा पूरा ही बाहर नहीं निकलता है, हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पर लंग्स में रिजर्व रहता है। इन केस आपको इमरजेंसी पड़ा, अगर आपको अभी कुत्ता दौड़ाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो एयर रिजर्व है इसी में से यहीं से ऑक्सीजन का लेन देन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। या फिर कोई आपका नाक दबा दिया, आपने सांस रोक लिया, आपको पानी के अंदर जाना है, आपने सांस रोक लिया, तो यही रिसीडुअल वॉल्यूम का, यहीं पर रेसिडुअल एयर जो है ना, यही आपका पूरा उस टाइम का रेस्पिरेशन को चला रहा होता है, ठीक है। सो ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, आपका इतना बड़ा बॉडी है कि सिर्फ डिफ्यूजन से आपका पूरे सारे सेल तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है सारे सेल्स तक, सिर्फ डिफ्यूजन से। तो अगर सिर्फ डिफ्यूजन से होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिफ्यूजन को फास्ट करने के लिए, ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन आपके पूरे सेल्स तक पहुँचे और कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा रिलीज़ हो, इसलिए होता है हमारे पास कुछ पिगमेंट्स, ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। हाँ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के होते हैं। हमारा जो है ये है हीमोग्लोबिन। कहाँ होता है, हमारे आरबीसीज में होता है, इसलिए आरबीसीज जो है ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और ऑक्सीजन ही क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और इसीलिए हीमोग्लोबिन मेनली कैरियर है ऑक्सीजन का, ठीक है। और हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है डिफ्यूजन को, क्योंकि ये फटाफट रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन का कैरी तो फास्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है उसको भी तो निकालना है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका काफ़ी हद तक लिक्विड में सॉल्यूबल है, ठीक है, लिक्विड में सॉल्यूबल है ये कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, एसिड बना देगा, कार्बोनिक एसिड, किसके साथ, ब्लड में जो पानी है उसके साथ, तो ब्लड के साथ ही वो रिएक्ट करके चला जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट है यानी कि हीमोग्लोबिन और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपको ट्रैवल करता है डायरेक्ट ब्लड में डिसॉल्व होकर के। इस तरह से आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस, मतलब डिफ्यूजन का प्रोसेस तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ना, तो डिफ्यूजन को असिस्ट करने के लिए आपके पास हीमोग्लोबिन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है ब्लड में डिसॉल्व होकर के, ठीक है। सो ऐसा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेज एनिमल्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू।